हो हो. Hello students, good afternoon. Good Good afternoon, ma'am. afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, madam. Okay, Good good afternoon, afternoon. madam. Yes. Good afternoon, madam. So in the last lecture, actually, we have discussed about the areas of action research. Okay. So everybody knows about their areas, which actually you have to select for your research. So in the last lecture, we discussed, I think, about 8 to 10 areas of action research. Okay. So, what is actually the meaning of action research? In the last lecture, some student they told me about the uh, action research or definition of action research, or even they have explained about the difference between the action research and the basic research. Okay, so here one figure is there. That is the cycle of action research is given, and it is given by Kurt Lewin in 1945. So what is actually the meaning of action research? Just I revised it. I revise it, and then we will go to the next step. So first is Niyojan. Suppose English medium students are there, so they can write. Yes, Godke madam. You want to say something? Okay, no problem. Niyojan, yani planning. So first you have to plan what is your topic and what are the different things actually, or a program you have to conduct, or you are going to be planned in your research. So planning is there. After that, Kruti yani action is there. यानी कि आप कौन सा प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट करने वाले हो, या रेमेडीज है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, उपाय योजना जिसे हम कहते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट रेमेडीज यू आर गोइंग टू यूज ऑन योर रिसर्च ग्रुप. सो सेकेंड स्टेज इज एक्शन. थर्ड इज निरीक्षण, मीन्स ऑब्जर्वेशन शुड बी देयर. अगर आपने उपाय योजना की है तो उस उपाय योजना के अनुसार आपको कौन कौन से बदलाव चाहिए उसका आप यहाँ पे निरीक्षण करोगे. सो ऑब्जर्वेशन शुड बी देयर, एंड आफ्टर दैट लास्ट स्टेज इज दैट प्रत्याभरण, यानी कि इसको फीडबैक कहा जाता है. ओके, फीडबैक मीन्स व्हाट? Suppose some action is there, or some program actually you have implemented on your group or research group, and you observed what are the benefits of that program. Such that program is beneficial to your student, or it was beneficial to your student. So feedback is there. Suppose program is very effective, so you will get feedback after implementation of this program. Okay. सो दीज आर दी स्टेप्स. अगर आपने जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट किया है, वो अगर ठीक नहीं है या आपको लगता है कि इतना इफेक्टिव नहीं हुआ है, तो जो अदर रेमेडीज है या दूसरी उपाय योजना है फिर आपको करनी होगी. तो इसलिए यहाँ पे जो है आपने देखा होगा जो एरो है वो बैक दिखाई देता है कि कहीं तो गलत हुआ होगा. समथिंग was wrong with your program, implementation of program, and again you have to plan your research. यानी आपने जो अनुसंधान किया है उसके बारे में आपको क्या करना है, दोबारा ये करना है, क्या सोचना है कि मेरा कहाँ पे गलत हो गया. तो ये जो है आपको देखना है. ठीक है, तो ये साइकिल है, और ये साइकिल है रिपीटेटिवली आपको करना है. फॉर एग्जांपल आपकी जो उपाय योजना है, ये एक्शन आपने ली है या मेजर्स आपने लिए हैं, वो अगर बहुत इफेक्टिव है, ये फीडबैक से आपको पता चलता है, तो आपको जरूरी नहीं है कि यही साइकिल है उसका रिपीटेशन करना. ठीक है, तो ये बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है. तो इसीलिए इसको एक्शन रिसर्च कहा जाता है कि प्लानिंग आप करो,
प्लानिंग के बाद है एक्शन, यानी जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट करो आपके ग्रुप के, जो आपका टारगेट ग्रुप है, जिसे हम सैंपल कहते हैं। और उसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिए कि एक्चुअली जो प्रोग्राम आपने इम्प्लीमेंट किया है वो सच में वो बेनिफिशियल है या नहीं वो ग्रुप के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको फीडबैक मिलेगा कि जो एक्शन आपने ली है वो सच में उसका इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट के ऊपर सही रूप से हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ये है एक्शन रिसर्च और ये साइकिल है। और अगर आपका जो आपने कृति या हम कहेंगे एक्शन जो ली है अगर सही नहीं है या उतनी वो बेनिफिशियल नहीं रही होगी, तभी आपको साइकिल रिपीट करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। ये मीनिंग है एक्शन रिसर्च का। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझ में आया है। हम थोड़ा आगे जाते हैं। जो लास्ट टाइम हमने देखा था, दीज आर द डिफरेंट एरियाज एक्चुअली वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर, एंड देयर आर डिफरेंट स्टेप्स एक्चुअली फॉर कंडक्टिंग योर एक्शन रिसर्च। तो कौन कौन से वो स्टेप्स हैं वो आपको देखने हैं। फर्स्ट है, जैसे हमने कहा था कि अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम और योर रिसर्च टॉपिक। जो कुछ आपको आपके स्कूल में जब आप मैंने कहा था कि डिफरेंट फील्ड्स है या डिफरेंट एरियाज है, उसमें आपको लगता है कि स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है, तो आपको क्या करना है कि उसी एक समस्या को चुनना है। तो यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द topic or a problem for your research. Okay, then samasya nishchiti. Second step is that the framing of your title or statement of your title. जो मैंने कहा था आपको लास्ट लेक्चर में कि 5 जो टॉपिक्स है, मुझे लगता है यहाँ लिस्ट दी है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे आपको 5 टॉपिक्स हैं। कोई भी 5 टॉपिक आपको लिखने हैं, जैसे कि आपके आपके इंचार्ज प्रोफेसर्स है उनसे डिस्कशन करके आपको बाद में फाइनल करना है। सो राइट डाउन हियर 5 प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इवन स्कूल एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट which you want to take for your research. So write down all these 5 problems, and out of these 5 problems finally you have to select one problem. ओके, तो किसी एक समस्या को चुनना है। तो ये फर्स्ट स्टेप में आपको करना है, लाइक समस्येची जाणीव यानी अवेयरनेस ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद है उस 5 में से 5 प्रॉब्लम में से आपको एक फाइनल करनी है, दैट इज द समस्या निश्चिति, यानी जिस प्रॉब्लम को चुना है तो उसको आपको फाइनल करना है, तो उसको समस्या निश्चिति कहा गया है। तो फाइनली आपको एक टॉपिक है उसमें से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया। देन थर्ड स्टेप इज समस्या विषयी शोध व सुस्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम शुड बी देयर। ओके, नहीं तो क्या होता है कि एक्चुअली मुझे किस पर क्या एक्चुअली रिसर्च करना है वो समझ में नहीं आता है। सो क्लैरिटी शुड बी देयर। देन फोर्थ स्टेप इज दैट कृति आराखड़ा, यू हैव टू write the proposal of your research. So it is very important. So before doing your research you have to write a proposal of your research. And fifth one is Karyavahi. So which methodology actually you want to implement in your research. So you have to write there the methodology of your research. So Karyavahi is there. Then after that, sixth one, माहितीचे विश्लेषण. After collecting the data from your sample group, you have to analyze all these data. यानी जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है आपने इकट्ठा की है, अभी ये जानकारी आप कैसे इकट्ठा करोगे, तो उसके लिए आगे मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से संशोधन के जो साधन है उन साधनों का आपको क्या करना है, उपयोग करना है. सो यू हैव टू यूज डिफरेंट रिसर्च टूल्स फॉर कलेक्टिंग द डेटा. Okay, so after collecting the data you have to analyze all these data, and after that you will put your findings. Okay, तो कौन से फाइंडिंग्स है, या हम कहेंगे कि आपको आपके जो निष्कर्ष है उनको क्या करना है वो
लिखना है। ये सब होने के बाद आपको है 7th स्टेप इज दैट अहवाल लेखन यानी माहितीचे सॉरी रिपोर्ट राइटिंग. Okay, so report writing is there, and last and very important stage is that is निष्कर्षांविषयी विमर्शी विचार व पुनर्नियोजन. Just I discussed about the cycle of action research. If your program is not actually successful, then again you have to think over that. So विमर्शी विचार means what? Reflective thinking is there. जैसे हम सोचते हैं ना कुछ प्रोग्राम या कुछ इनोवेटिव मेथड अगर हमने क्लास में यूज की है, वो बहुत ही इफेक्टिव हुई है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है. लेकिन अगर वो नहीं हुई है, उसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, तो शिक्षक उसके ऊपर क्या करता है? विचार करता है और मेरा कहाँ पे गलत हो गया, चाहे मेरे उद्देश्य है वो शायद गलत हो सकते थे या उसमें थोड़ा सा मुझे और भी काम करना होगा. तो ये होगा विमर्शी विचार यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. उसके बाद है पुनर्नियोजन. पुनर्नियोजन मीन्स व्हाट? अगेन यू हैव टू प्लान योर प्रोग्राम्स. लाइक मैंने कहा था, तो एक्शन रिसर्च ये अगर साइकिल है तो आपको दोबारा फिर से क्या करना होगा? प्लानिंग इज देयर, अगेन एक्शन इज देयर, अगेन ऑब्जर्वेशन इज देयर एंड फीडबैक. Okay, so after getting feedback, so you will get results of your programs or effectiveness of that program. तो ये जो है 8 स्टेप्स है आपके रिसर्च में, आपको करना बहुत जरूरी है. तो जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है, आई थिंक मुझे लगता है इनको ये जो 8 स्टेप्स है वो उसके बारे में कम से कम टाइटल्स तो पता चले है कि क्या करना है. ठीक है, आगे जाए या किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. यस, तो वन बाय वन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप. समस्येची जाणीव, ऑलरेडी अवेअरनेस ऑफ योर प्रॉब्लम वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. 3 स्टेप्स actually we discussed. This is 3.1, 3.2. These are the areas of your research. Third one, कृती संशोधन समस्या क्षेत्र ठरवणे. You have to finalize your area. And this one is कृती संशोधन समस्या ठरविणे. ओके, जो मेरी स्क्रीन है वो विजिबल है सबके लिए? Yes, madam. Yes, madam. Yes, Yes, ma'am. madam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now here 2 examples are given actually for action research. First one, यहाँ पे मैं यही एग्जाम्पल्स लेकर मैं आगे जाऊंगी. बंद है ना? आलू टमाटर तुमने बंद किया? So please mute your mic. ओके, फर्स्ट वन जो है यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं. अगर आपके पास सर ने मुझे लगता है सॉफ्ट कॉपीज अगर भेजे हैं इस विषय के, तो आपके पास होंगे ये विषय. जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है. लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाए. ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है की अभिनव विद्यालयातील प्राथमिक स्तरावरील बेशिस्त विद्यार्थ्यांच्या कारणांचा शोध व उपाययोजना. ओके, तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि जो प्रॉब्लम लिया है, फाइनली जो टाइटल है वो फाइनलाइज किया है, और वो फाइनल करने के बाद आपको पता चला होगा कि किस प्रकार से उसको लिखा जाता है. तो ये सब एक ही लेक्चर में नहीं हो जाएगा. तो आपको आपके जो ग्रुप इंचार्ज प्रोफेसर है उनके साथ बैठकर डिस्कस करके बाद में ही आपका वो जो टाइटल है वो फाइनल हो जाएगा. तो फर्स्ट है क्या क्या है, क्या दिया हुआ है. फर्स्ट जो टाइटल है, व्हाट इज गिवन इन दैट टाइटल, दैट इज द फाइनल टाइटल. यस, कोई बता सकता है मुझे किसके बारे में है? लाइक समस्याएं बहुत सारे होती है स्कूल में, और ये जो यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो किसी एक टीचर को उसके बारे में प्रॉब्लम है, वो फेस करती है, तो उसकी समस्या उसके सामने है
और उसको उसको दूर करना है. व्हाट इज द प्रॉब्लम गिवन इन दैट फर्स्ट सेंटेंस? यस, कोई बता दे मुझे. Indiscipline. It is indiscipline. Indiscipline in the Yes, primary very section. Yeah. यस, वेरी गुड. सो अनडिसिप्लिन जो है या डिसऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स है प्राइमरी लेवल पे. आपको पता है प्राइमरी लेवल में कौन से लेवल तक या कौन से स्टैंडर्ड तक स्टूडेंट्स आते हैं, सारे टीचर्स है आपको, तो आपको पता है. अगर प्राइमरी लेवल पे अगर डिसऑर्गेनाइज स्टूडेंट है आपको दिखाई देता है, तो फिर उसके पीछे कौन से रीजंस है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस बिहाइंड इट फॉर द अनडिसिप्लिन ऑफ स्टूडेंट्स और डिसऑर्गेनाइज स्टूडेंट. तो सबसे पहले ये आपको ढूंढना है. ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट different problems which are facing actually such type of students. ओके, क्या रीजन है इसके पीछे कि स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड है या बिलकुल उनमें अनुशासन है नाही, ज्याला आपण बेशिस्त म्हणतो, विद्यार्थी असे आहेत आणि हे खूप त्रासदायक होतात शिक्षकांना. ओके, सो फॉर even suppose you are teaching in the classroom and such type of students are distracting to you at every time, so these are the problematic students actually for you and other students also. So what are the remedies will I use such type of group or such type of students? तो ये आपको देखना है कि मैं कौन से ऐसी उपाय योजना करूं, मैं क्या क्या कर सकती हूँ इन स्टूडेंट्स के लिए. तो आपको वो प्रोग्राम है वो तैयार करना होगा. सबसे पहले रीजंस क्या क्या है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. मुझे लगता है कि एज अ टीचर आप भी बता सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्चुअली रीजंस बिहाइंड इट. कोई मुझे बता सकता है कि आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या रीजन हो सकता है. तो ये प्लानिंग में आपको सोचना है. तो बताइए जरा. फैमिली बैकग्राउंड, स्टूडेंट का Yes. एज, स्टूडेंट का Yeah, एज भी हो सकता है. one of the reason that is the family background also, student age group is also there. Okay, then yes, Maybe they do not understand what is teaching in the classroom. yes, exactly, this is one of the reasons कि छात्र को ये समझ में नहीं आता है कि टीचर क्लास में जो पढ़ा रहे हैं एक्चुअली उसके एज लेवल हो, या जैसे आपने बताया या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जैसे उनकी बौद्धिक क्षमता है, वो शायद वहां तक वो समझ नहीं पा रहे होंगे. और क्या हो सकता है इसके पीछे भी जो आपके स्कूल का बैकग्राउंड है, या वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पाठशाला का जो वातावरण है वो भी छात्रों के इस बिहेवियर पर असर करता है. तो ये भी एक रीजन हो सकता है. और क्या बता सकते हैं आप. यस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि छात्र ऐसा है वो क्लास में बिहेव करता है कुछ कारणों की वजह से. तो जैसे Learning ये क्यों. disability हो सकती है. ओके, लर्निंग डिसेबिलिटी, देर आर डिफरेंट डिसेबिलिटीज. सो ये भी एक शायद हो सकता है, इसलिए बच्चा पीछे भी है. लाइक some learning disabilities are there, like dyslexia is there, dysgraphia is there, dyscalculia is there. So these are the different disabilities in the students. So because of they actually behave like this only. तो ये भी हो सकता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है उस डिसेबिलिटी के कारण. तो ये डिफरेंट रीजंस है. तो सबसे पहले आपको ढूंढना है. बहुत अच्छा बताया आपने. तो फर्स्ट है कि sometimes influence of peer group can be a reason, ma'am, na? यस यस, पीयर ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्कूल. तो ये भी हो सकता है कि पीयर ग्रुप की वजह से भी हो सकता है. कोई बच्चा है कि उनके प्रेशर की, पीयर प्रेशर हम कहते हैं, उसकी वजह से भी स्कूल में है कि मिसबिहेव करता है, या हम कहेंगे कि इस प्रकार जो है अनडिसिप्लिन्ड जो है एटमॉस्फेयर स्कूल में होता है उन बच्चों की वजह से. तो ये डिफरेंट रीजंस हैं. तो ये आपने जैसे अभी बता दिए कि कौन कौन से रीजंस हैं. तो अभी अगर इसमें से कोई एक या दो रीजन से आपने फाइंड आउट किए कि चलो डिसेबिलिटी की वजह से है, लेकिन अभी यहाँ प्राइमरी लेवल कहाँ गया है. ओके, सो लोअर प्राइमरी एंड हायर प्राइमरी देयर आर डिफरेंट लेवल्स. ओके, 2 लेवल्स आर देयर. लाइक अपर प्राइमरी अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 5th और 6 to 8 स्टैंडर्ड के बच्चे आपने लिए, या प्राइमरी लेवल है जो निम्न स्तर हम कहते हैं, तो इनके रीजंस अलग होंगे. लाइक किसी एक मैडम ने अभी मुझे बताया कि एज ग्रुप है, शायद उसकी वजह से, या फैमिली बैकग्राउंड है. कभी कभी क्या होता है पेरेंट्स से, आपने देखा ऑब्जर्व भी किया है, आप तो स्कूल में ही काम करते हैं तो आपको सबको पता होगा
कि बच्चे को कभी कभी पनिशमेंट जो है पेरेंट्स करते हैं घर में तो बहुत ज़्यादा होती है, सीवियर पनिशमेंट है वो देते हैं। या पेरेंट्स जो होते हैं, जो घर में माँ और पिताजी, उनके जो झगड़े हैं उनका भी इम्पैक्ट है बच्चे के बिहेवियर पर होता है, उसकी वजह से वो बच्चा भी स्कूल में आके वैसा बिहेव करता है। तो ये बहुत सारे रीज़न है, इसमें से अगर आपको लगा कि ये रीजंस है तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। अगर फैमिली बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस पे हो रहा है बच्चे पे, या मैंने लास्ट टाइम में भी कहा था कि कोई एक एरिया है जैसे जहाँ पे बच्चा रहता है, उस बैकग्राउंड का भी उसके ऊपर बहुत असर होता है, उसकी वजह से भी स्कूल में वैसे वो बिहेव करता है। आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया भी है, आजकल छोटे बच्चे भी है, हम देखते हैं बहुत सारे टेलीविजन हो या व्हाट्सएप है वो यूज़ करते हैं, अलग अलग वीडियोज़ है वो देखते हैं, शायद इसकी वजह से भी कभी होता है कि मैं ऐसा बिहेव करूं। तो जो सेल्फ अटेंडेंस हम जिसे कहेंगे कि हम कहते हैं ना दूसरों का ध्यान जो है मेरी तरफ खींचना, तो वो जो है वो होता है, उसकी वजह से भी बच्चा स्कूल में ऐसा बिहेव कर सकता है। तो ये डिफरेंट रीजन से अलग अलग कारण है इसके पीछे, और आपको ये ढूंढना है कि कौन से कारण है कि ये एज ग्रुप के बच्चे हैं इस प्रकार का बिहेवियर करते हैं। तो आपको उसी समस्या को लेना है और फिर आपको क्या क्या आप उपाय योजना कर सकते हैं। देखो, अभी आपको जो ये एक्शन रिसर्च करना है वो 1 ईयर का टेंटेटिव प्रोग्राम है, आपको बनाना है, उसका टाइम टेबल बनाना है, इसे इसमें दिया गया है। लेकिन अभी आपका कोर्स जहाँ तक है, लाइक फॉर एग्जांपल आप 6 मंथ्स के लिए भी प्रोग्राम का आयोजन कर सकते हैं। या 1 या 2 दिन में बच्चे पर आप प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करोगे, आप तुरंत आप फाइनली रिजल्ट बहुत अच्छे से पाओगे, तो ये नहीं हो सकता है। तो एक्शन रिसर्च में आपको कम से कम 40-45 डेज तक तो एक्चुअली वो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 6 मंथ्स तक किसी किसी स्कूल में है वो प्रोग्राम है उसका आयोजन किया जाता है, और फिर उसका असर है वो बच्चों पर क्या होता है वो देखा जाता है। तो आपको ऐसे प्रोग्राम्स है वो तैयार करने हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या क्या कर सकते हैं, वो एक मैडम ने कहा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ या टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है कि शायद उसको वो समझ में नहीं आता है, तो फिर क्या करे, उसका ध्यान कहीं और हट जाता है। तो आपका टीचिंग है वो इंटरेस्टिंग अगर आपको बनाना है तो आप कैसे करोगे? आप में से मुझे कोई बता सकता है एग्जाम्पल? यस, यस, कोई एक एक बताइए। यस, यस टीचिंग रुबीना एड का मैम। इस्तेमाल मैम, नए नए मॉडल्स, मैप्स या टीचिंग एड्स थोड़ा या अट्रैक्शन करने के लिए। Yes, very good. So you have to involve your student in your teaching. So the involvement of student is very important. आपने देखा होगा ज्यादातर मैंने बच्चे जो देखे स्कूल में, और मैं एक एग्जांपल भी आपको बताना चाहूंगी। जो स्टूडेंट, मैं मुझे लगता है अभी किसी स्कूल का नाम मैं नहीं लूंगी, मुंबई में ही वो स्कूल है, और वहाँ पे जब हमारे बीएड के स्टूडेंट है वो पढ़ाने के लिए जाते थे तो लास्ट बेंचर्स जो स्टूडेंट है, 1-2 स्टूडेंट, 8वीं कक्षा के स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट था, और वो इतना मिसबिहेव करता था क्लास में, और आप सभी को पता है अगर बीएड के स्टूडेंट आते हैं तो वो और ज्यादा करते हैं। तो अगर ऐसा बच्चा दिखता है तो उनके स्कूल टीचर है उनको तो बहुत अच्छे से मारते हैं। हाँ, अभी भी मारते हैं, ताकि बैन है इसके ऊपर फिर भी, और फिर वो बच्चा और ज्यादा करता था। तो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट की इंटर्नशिप वहाँ पे चल रही थी, और उस बच्चे में जो क्वालिटी है वो हमारे स्टूडेंट्स ने वो पहचानी। वो बहुत अच्छे से चित्र बनाता था, बहुत ड्राइंग बहुत अच्छी थी। तो जब अलग अलग एक्टिविटीज वो क्लास में करते थे तो उसको इनकरेज किया हमारे स्टूडेंट ने, और उसके साथ बहुत अच्छे से बात की, उसके ऊपर उन्होंने है कि कंसंट्रेट किया उसके, और उसको ये लगने लगा कि 8वीं का बच्चा था कि अरे टीचर तो मेरे ऊपर ध्यान देती है, और मैंने जो चित्र निकाले हैं उसको बहुत अप्रिशिएट किया है उन्होंने। तो वो बच्चा 15 डेज का इंटर्नशिप था, तो लास्ट में हमने यानी हमारे स्टूडेंट ने कंपटीशन रखी थी स्कूल में, और उसमें वो फर्स्ट आया। और उसको फिर हमारे स्टूडेंट है वो तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं।
तो फिर उनके स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनको बुलाया, उनकी क्लास टीचर थी उनको, और वो प्रोग्राम छोटा सा हम करते हैं स्कूल में, और उस बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिला, और उसने उसके ऊपर 2 शब्द जो बोले वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, और उसी दिन से उसके बिहेवियर में इतना चेंज आया कि सच में प्रिंसिपल ने हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही अप्रिशिएट किया कि आपकी वजह से हमारा जो बच्चा है कि उसका बिहेवियर बहुत अच्छे से स्कूल में वो मीन्स ध्यान देने लगा हर एक टीचर के टीचिंग पर। तो ये बदलाव जो है आता है स्टुडंट में की अगर उनमें कोई क्वालिटी है जो जसं आपण म्हणतो सुप्त गुण आहेत त्यांच्या गुणांना वाव दिला आणि मुलांकडे आपण लक्ष दिलं। मला माहिती आहे की काही शाळांमध्ये की 80-90 स्टुडंट आहेत आणि तुम्हाला प्रत्येक शिक्षकांना प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे तितकं लक्ष देणं जमत नाही। पण एखादा विद्यार्थी बेशिस्त म्हणून त्याच्यावर कायमचा शिक्का हा दिला नाही पाहिजे खरं तर, आणि त्या विद्यार्थ्यांना वेळ दिला पाहिजे। एनिवे तर या प्रकारे तुम्ही काय करू शकता, उपाययोजना करू शकता की त्या मुलांकडे लक्ष द्या, त्यांना एन्करेज करा। अर्थात हा एक छोटासा उपक्रम झाला असं म्हणता येऊ शकेल, बट आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो आपके लिए ऐसे ही उपक्रमों का आयोजन करना है। जैसे आपने कहा कि आपका टीचिंग है वो इंटरेस्टिंग बनाओ, और इंटरेस्टिंग मीन्स व्हाट, यू हैव टू पार्टिसिपेट ऑल द स्टूडेंट्स इन योर टीचिंग। तो स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है, और उसको लगना चाहिए अरे मैंने आंसर किया तो मुझे, और आपने देखा होगा कि वो बच्चा और ज्यादा आंसर देने के लिए रेडी हो जाता है, सोचता है। तो ये है उसका जो बिहेवियर था तो वो थोड़ा-सा बदलने लगता है। एक दिन में वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आपको अलग-अलग प्रोग्राम्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे प्रोग्राम्स है आप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर फैमिली बैकग्राउंड है, कुछ इश्यूज़ है ऐसे स्टूडेंट्स के, तो एज़ अ टीचर, एज़ अ क्लास टीचर आप क्या कर सकते हो? यस? हेलो? You have to call the parents. Yes, call the parents, and after that? You can even call the parents and talk to them Yeah. regarding the behavior of the child, and Yes. you can kind of find out some solutions there, because once you know the Yeah. problem, then you can Okay. find out some solutions. You can even kind of counsel the parents if they are willing Yes. to. Yes, that is very important. The counseling of parents and students is also very important. So not only calling to the parents and complaining their wards. Okay, so don't do like that. So counseling should be there, parents also and that student also. So it's impact very effectively actually. तो काउंसलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स को भी ये आपने देखा होगा कि पेरेंट्स को बुलाते हैं, अगर हम स्टूडेंट की कंप्लेंट करते हैं तो उनको भी बहुत गुस्सा आता है, अरे मेरा बच्चा स्कूल में ऐसा बिहेव करता है। तो अगेन घर में जाके उसको एक तो डांट पड़ती है या मार पड़ती है, तो बच्चा और ज्यादा करता है। तो ये ना हो, तो काउंसलिंग होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे अगर आप उपाय योजना करते हैं और उसके बाद वो स्टूडेंट के बिहेवियर में कोई अगर आपको फर्क दिखाई देता है, तो आपका जो प्रोग्राम आपने इम्प्लीमेंट किया है वो सच में यूजफुल रहा या सक्सेसफुल रहा, ये हम कह सकते हैं। सो दैट इज व्हाई टाइटल इज शोइंग लाइक Karananta shows. So you have to find out different reasons behind that such type of behavior, and Upay Yojana means implementation of program should be there. So this is very important thing. So okay, so see this title and tell me what are the different things given in this title, which are very important for writing your research title also. So what is given in this? Yes, in the first title. क्या क्या दिया हुआ है, आपको वैसे ही आपका जो प्रॉब्लम है वो फाइनलाइज करना है। ओके, सो फ्रेमिंग ऑफ योर टाइटल और प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट while writing your or doing your research. So what is given in that title first? Yes, tell me. Yes, ma'am. It's the name of school and the Prathamik Yes. Staravar is indirectly the age of sample. Yes, The okay, particular very age good. of sample has given, and the problem Beshista Vidyartha means the main Yes. reason he has Yes. given. Yeah, Yes, so very name nice. of the school, age, particular Yes. age, and the main Hmm. reason. And we have to Yes. find out the factors or reason for that.
Yes, very nice, madam. So all these things are given. So why it is given, actually your problem should be clear. Like second stage is that what clarity of your problem. Okay, so school name is given. So according to that, you have to write your problems. Okay, Abhinav Vidyalaya is there, and what is the age group of that student or the level of the student? That is the primary level of the students, and what is the problem actually the such students are facing in the school or even teachers also. So problem is given and reasons, you have to find out different reasons or causes of that problem, and upayojana, so implementation. So these are the very important things which you have to remember for writing your research title. Understood? Same problem or same things are given in the second problem also. For example, this is the second problem. नाशिक येथील रचना विद्यालयात आयोजित केल्या जाणाऱ्या विविध कार्यक्रमात पालकांच्या असहभागाच्या कारणांचा शोध व उपाययोजना. ओके, अभी यहाँ पर है कि इवन स्कूल नेम इज देयर और इवन विच सिटी इज देयर, तो नासिक इज देयर एंड इन दैट रचना विद्यालय और रचना school is there. And what is the problem actually? So school is conducted different programs in the school, but parents are not participating such type of programs. So even here, which group is there? Actually sample is there, that is the parents. In the first problem, what is sample there? There is the students are there, and in the second problem parents are there. So what is the problem actually? So this school is conducting different programs in the school, but parents they are absent in this such type of program. So what are the different reasons behind it? So you have to find out. And again implementation is there, और आपको क्या करनी है? उपाय योजना करनी है. समझ में आया आपको क्या करना है? तो इवन यहाँ पे स्कूल हम कहेंगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड ही बाकी के एक्टिविटीज है, लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज है, स्कूल में कंडक्ट किए जाते हैं, और इनमें पेरेंट्स को आप बुलाते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स. फॉर एग्जांपल एनुअल डे इज देयर एंड इवन पेरेंट्स मीटिंग्स आर देयर. सो सम पेरेंट दे आर नॉट अटेंडिंग such type of programs or meetings in the school. आपने ये देखा होगा सभी पेरेंट्स तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं. अभी यहाँ देखो, यहाँ मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से लेवल के, प्राइमरी सेकेंडरी सब. अभी क्यों ऐसा किया है? क्योंकि यहाँ जो है जो डिफरेंट प्रोग्राम्स में जो पेरेंट्स है पार्टिसिपेट होते हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है. तो ऐसे कौन से पेरेंट्स है, सबसे पहले ये आपको ढूंढना है. ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट सच टाइप ऑफ पेरेंट्स विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द स्कूल प्रोग्राम्स. तो आपको लिस्ट बनानी है, फिर उनको आपको जैसे मीटिंग है वो बुलानी है. उसके बाद है कि क्या क्या रीजंस है, ये आपको सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. जो पेरेंट्स होते हैं उनका ऑक्यूपेशन अलग अलग होता है. कोई है कि रोज के बेसिस पे काम करते हैं, उनको जाना होता है अर्ली मॉर्निंग, या कोई इलिटरेट पीपल होते हैं जो पढ़ाई लिखाई जानते नहीं, और फिर कुछ पेरेंट्स होते हैं उनको स्कूल में आने के लिए भी टाइम नहीं होता है, या कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि शर्माते भी है. ऐसा भी होता है, सभी के बारे में मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ पेरेंट्स है, मुझसे ज्यादा आपको पता है क्योंकि आप जो है पेरेंट टीचिंग है वो स्कूल में कंडक्ट करते हैं. पेरेंट्स आते हैं, उनके साथ आप डिस्कस करते हैं, तब आपको ये पता चलेगा. तो क्या रीजन है? तो अगर आपको लगता है पेरेंट्स ने हर एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होना चाहिए, तो आप उनके लिए क्या प्रोग्राम है या जो एक्टिविटीज आप स्कूल में कंडक्ट करते हो उनका टाइम शेड्यूल है, या जो कुछ है आप जो बदलाव लाना चाहते हैं, अगर उस प्रकार से अगर करेंगे, पेरेंट्स का जो टाइम है वो उनको जो सूट होता है उसके अकॉर्डिंग, मैक्सिमम पेरेंट्स के अनुसार अगर आप उसके अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम है कॉलेज स्कूल में कंडक्ट करते हैं, तो शायद वो आ सकते हैं. बहुत सारे इसके पीछे रीजंस है. वो रीजंस देखने के बाद आपको क्या करने हैं, रेमेडीज है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है. तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. तो व्हाट इज द सेकेंड प्रॉब्लम? इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल
a study of effectiveness of